हम अभी तक 8.5 लाख बूथ तक अपना काम का विस्तार कर पाए हैं और यहाँ भी हमने डिजिटली 64,634 बूथ्स पर डिजिटल काम को आगे बढ़ाया और बूथ कमेटी के रूप में काम को पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए मैं विष्णु दत्त जी को विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से पार्टी ये भी मानती है कि अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, हम अपनी ताकत पर खड़े हों। इसके लिए समर्पण निधि अभियान भी एक बृहद रूप में लिया गया है और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को और सशक्तिकरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाया है। एक योजना हमारे यहाँ चली है, कमल पुष्प योजना, और कमल पुष्प योजना के तहत नमो ऐप पर, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी 4 पीढ़ियां खप गई भारतीय जनसंघ से लेकर 4 जनरेशन्स। जो हम यहाँ आज पहुँचे हैं ये ऐसे ही नहीं पहुँचे, 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपाया है। उनको याद करते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके लिए नमो ऐप पर एक कमल पुष्प पोर्टल है। उसमें सभी देश के ऐसे कार्यकर्ता, अनसंग हीरोज़, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दिया, उनकी जीवनी उस पर अपलोड की गई है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ हम लोगों ने संख्या तय की थी 1200, लेकिन आप क्रॉस कर गए 1397, 1397 आपने, और लगभग 50,000 बूथ से ऐसे कार्यकर्ताओं को छांट करके आपने 1397 कार्यकर्ताओं को अपलोड किया है। और जो एक देश के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी संख्या है, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को लिया है जिन्होंने 30 वर्ष 40 वर्ष लगाए, मीसा में जेल में रहे, DIR में जेल में रहे, उन सब लोगों को जोड़ा है। उसी तरीके से सेवा ही समर्पण, आपको मालूम होगा, हम तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन डिजिटली हम लोगों ने सेवा ही संगठन का कार्य शुरू किया था। वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कोरोना के दौरान लाखों कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर के सेवा का काम किया। लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट्स और राशन पैकेट्स हमने बांटे, 50 करोड़। इसी तरीके से लगभग हमने 30 करोड़ के आसपास मास्क बांटे, लगभग हमने 3 करोड़ के आसपास सैनिटाइजर्स बांटे। और सबसे बड़ी बात जो की वो 3 बातें थी। एक तो जो लोग लेबरर्स आ रहे थे उनको ट्रांसपोर्टेशन दे करके घर तक पहुंचाना, उस समय मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। उसी तरीके से उनको चरण पादुका देना, उनको ठहराने की व्यवस्था करना, ये तो किया ही, साथ में भोजन की व्यवस्था भी की। लेकिन जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि बहुत से हमारे बच्चे विदेश में थे और वो विदेश के बच्चों के माँ बाप यहाँ पर बूढ़े, जो डायबिटीज़ थी, जिनको कुछ और बीमारी थी, उनको हर हफ्ता दवाई चाहिए थी, उनको हेल्थ सेंटर चला करके 3 महीने नहीं, पूरे 2 साल उनकी दवाई पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो व्हेन एवरीबॉडी वाज इन आइसोलेशन, व्हेन एवरीबॉडी वाज एक तरीके से ट्विटर पर ही मिलते थे नेता, तो उस समय जनता के बीच में जाने का काम पार्टी ने किया। और मुझे खुशी है कि इसमें सेवा ही समर्पण में हमने 1,60,000 वर्कर्स, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ट्रेन किए। ये आपको जान के खुशी होगी कि हमने हेल्थ का ट्रेनिंग कैंप चलाया और 1,60,000 वर्कर्स, उसमें यहाँ के सिर्फ इसके अपने मध्य प्रदेश के, उनको हमने ट्रेन किया हेल्थ वर्कर्स के रूप में। अगर हम इकॉनमी की दृष्टि से देखें तो आज मध्य प्रदेश एक तरीके से उछाल लेता हुआ प्रदेश, आज इकॉनमी में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाता है। और मैं 90 में भी मंत्री था, मैंने आज वहाँ एयरपोर्ट पर भी कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य जाना जाता था। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य थे। सारे देश के आंकड़े को खींच करके नीचे ले जाने का काम ये प्रदेश करते थे। अच्छे काम करेगा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, प्रोग्रेसिव स्टेट्स, महाराष्ट्र, ये सब अच्छे काम करते थे, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये खींच करके सारे आंकड़ों को नीचे ले जाते थे। तो आज उस बीमारू राज्य को
बीजेपी के राज्य में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में खड़ा किया है इकोनॉमी की दृष्टि से। और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो सदा बढ़ता चला जा रहा है। आज वो 19.74% तक ग्रोथ रेट पहुंचा है, 19.74 ग्रोथ रेट है। उसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 11,69,000 पहुंचा है, 69,004 करोड़ पहुंचा है। उसी तरीके से जो पहले था 9,76,281 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 11,69,000 करोड़ तक पहुंचा है। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की 1,24,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम पहुंची है और देश की भी बढ़ी है, 79,000 से 1,50,000 तक पहुंच गई है पर कैपिटा इनकम। आयुष्मान भारत में आपने 2,87,00,000 आपने कार्ड्स बनवाए, एक बहुत बड़ी छलांग अब बनवाए, एक बहुत बड़ी छलांग। अब ये ऐसी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जनरली चर्चा के लिए ज्ञानव्यापी और बाकी सभी होते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इसलिए मैं उन पर फोकस दे रहा हूँ। चर्चा चलती करेंगे, आएंगे। आप हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका का एजेंडा हेल्थ सिक्योरिटी की, 3 प्रेसिडेंट्स बदल गए, सबका हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा था। यूरोप का सारे चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर लड़ते हैं और स्वास्थ्य मंत्री के बतौर हम बताना चाहते हैं कि आप विदेश में जाओ तो हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस, ये शब्द हैं ऐसे जो एक तरीके से मॉडर्न सोसाइटी के मापदंड माने जाते हैं। भारत ने 50 करोड़ की जनता, 10 करोड़ 74 लाख परिवार और गरीब लोग, कौन है वो? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला, रैग पिकर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारे क्लीनर, बस का क्लीनर, बार्बर जो बाल काटता है, जाति से नहीं बाय प्रोफेशन, ऐसे लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, इनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। 5 लाख गंभीर बीमारियां और लगभग 1,500 बीमारियां हैं जो उसमें जोड़ी गई हैं जिनको ये बीमारी से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है और 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर के उन लोगों को पहुंचाने का काम किया है। तो आयुष्मान भारत, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी 50 करोड़ का मतलब हो गया 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और ये गरीब लोग, इनको लाने का काम उसमें किया गया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी, आपने 17 मेडिकल कॉलेजेस की आपने अप्रूवल दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ हिंदी में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को इनिशिएटिव लिया है, उसका इनिशिएटिव लिया है। ये सिस्टमिक चेंजेस हैं, ये जो परिवर्तन है ये किस तरीके से समाज को अफेक्ट करता है। हिंदी लाने से ही सिर्फ शहर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी सिस्टमिक चेंजेस को करने का काम किया है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो कोरोना वैक्सीन है, देश में 192 करोड़ में 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेज यहाँ डबल डोज लगे हैं। और मैं इस पर भी ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। कई बार चर्चा होती है ना, देश बदल गया, बदला है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं बता रहा हूँ, मीजल की दवा आने में 37 साल लगे यहाँ देश में, पोलियो की दवा आने में यहाँ 27 साल लगे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा पहुँचने में 20 साल लगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा पहुँचने में 100 साल लगे। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में आने में 2006 लगे, जब योगी जी सांसद बने गोरखपुर के, तब जाकर के पहुँचे। 100 ईयर्स, ये भारत का रिकॉर्ड था। और कोरोना 2020 की जनवरी में आया, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बना, 2020 के अक्टूबर में डोज की टेस्टिंग शुरू हो गई और जनवरी महीने में वैक्सीनेशन, एक नहीं 2-2 वैक्सीन लगाने का काम किया
और उसमें 192 करोड़ का डोज आज लग चुका है, डबल डोज और बूस्टर भी लग रहा है। बच्चों को भी लग रहा है, 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को उनका अलग से टीकाकरण चल रहा है। 100 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है, अब लेने का काम नहीं, अब देने का काम हो गया। और 48 कंट्रीज को हमने 1.5 करोड़ डोज गिफ्ट के रूप में दिए और 18.5 करोड़ रुपए 100 देशों में हमने डोज पहुंचाई है। तो यह कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन, और मुझे खुशी है कि 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन यहाँ भी आप लोगों ने लगाई है। उज्ज्वला योजना में 79 लाख हमारे लोगों को, उसके बेनिफिशियरीज को जोड़ा गया है। अब आपको जानकर के खुशी होगी कि IMF के नए प्रस्तावों में भारत की गरीबी की रेखा 22% से घट के 10% पर आ गई, यानी 12% के लोग अब BPL से APL में चले गए। अब ये कैसे हुआ? उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे सारे जो सोशल सेक्टर के स्कीम्स थे, उन सब का ये रीज़न रहा जिसने इस बेनिफिट को पहुंचाया है। 79 लाख हमारे विमेन, उनको हम लोगों ने गैस का कनेक्शन दिया। 35 लाख हमारे अर्बन में, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में, और लगभग 7 लाख हाउसेस ये मध्य प्रदेश में बने। 35 लाख रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में, और 7 लाख शहरी इलाके में बने हैं। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में आपके यहाँ 43.53 लाख मेट्रिक टन का अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 89.5 लाख फार्मर्स तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी 82 लाख तक प्रधानमंत्री की 10 किस्तें, और ऊपर से शिवराज जी का टॉपअप अलग 2000 रुपये सालाना, वो टॉपिंग अप 4,000 यानी 10,000, 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4,000 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो टोटल 10,000 ये करने का काम किया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 559 करोड़ हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर निधि के माध्यम से या स्वामित्व योजना के माध्यम से इस काम को भी किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पर खड़ा है। इट इज़ टॉपिंग द लिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6.5 लाख किलोमीटर्स की सड़क बनी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लास्ट 2 ईयर्स में आप पहले नंबर पर खड़े हैं मध्य प्रदेश, पिछले 2 सालों से। उसी तरीके से हम देखें जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारा कंपटीशन किन बातों का हो रहा है? हमारा कंपटीशन हो रहा है या तो हम पहले पर हैं या दूसरे पर हैं। ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसके फंड यूटिलाइजेशन में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, नंबर 1 पर है, जिसने पूरी टोटल फंड की यूटिलाइजेशन की है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप नंबर 1 पर खड़े हैं। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि नंबर 1 लीडिंग स्टेट, ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको सेक्टर्स गिना रहा हूँ जिन सेक्टर्स में ये मध्य प्रदेश, अब ये नंबर 1 है अपने सुकन्या समृद्धि योजना में। उसमें भी 23 लाख अकाउंट्स खोलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इंदौर आज देश में जाना जा रहा है 5 बार, 5 टर्म्स हो गए, 5 बार छक्का लगाने के लिए, क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, इसका अब वो एक आइकॉन बन रहा है। आप समझिए कि आज कंपटीशन और चर्चाएं किस ओर जा रही हैं। उसी तरीके से वेलफेयर स्कीम में आपका बजट सबसे ज़्यादा है, 8,000 करोड़ रुपीज़ का बजट आप दे रहे हैं। हमारे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 50% रिजर्वेशन आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दे दिया। उसी तरीके से टीचर्स रिक्रूटमेंट में भी आप 50% पर आ गए हैं। उसी तरीके से पुलिस के रिक्रूटमेंट में 30% पर आ गए हैं और हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में 33% पर आ गए हैं। तो
एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए करते क्या है, तो वह आपके सामने मैं तस्वीर रख रहा हूँ कि इसमें भी मध्य प्रदेश ने एक लीड ली है और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे मामा के रूप से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 48 लाख बेनिफिशियरीज आज खड़े हो गए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, मुझे याद है कि हमेशा हमारे जैसा स्टेट इसको उधारा बिजली दिया करता था और हम ये हमेशा इसका पावर ग्रिड मध्य प्रदेश का लेने वाला होता था। आज मध्य प्रदेश सरप्लस पे खड़ा है, देने वाला मध्य प्रदेश बना है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। 51,000 मेगावाट्स का आपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो एक तस्वीर मैंने आपके सामने खींची है जिसमें विकास के सारे आयामों को हमने टच किया है। अब आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार रही कुछ समय, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बंद कर दी, रोकने का काम किया। डिविजिव फोर्सेस वर एक्टिव, फिर से डिविजिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम किया। और भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीज़ें वो सिनोनिम है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है, कांग्रेस और कमीशन ये एक साथ ही चलती हैं। तो यही संस्कार, यही कल्चर डेवलप हुआ। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी पहले, फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उस समय आपका इरिगेशन शायद 3%, 7.5 लाख हेक्टेयर था टोटल। हाँ। राजा नवाब कांग्रेस सब मिला के अब हो गया 43 लाख हेक्टेयर। 43 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो एक कैसे परिवर्तन होता है उसको हम आपके सामने उसकी तस्वीर रखें। अब बोलेंगे किसानों के लिए क्या किया। ये किसान सम्मान निधि आज कल 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 10-11 किश्तों में किसानों के खाते में पहुंचाई है और सम्मान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी पहले, फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उस समय आपका इरिगेशन शायद 3%, 7.5 लाख हेक्टेयर था टोटल। हाँ। राजा नवाब कांग्रेस सब मिला के अब हो गया 43 लाख हेक्टेयर। 43 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो एक कैसे परिवर्तन होता है उसको हम आपके सामने उसकी तस्वीर रखें। अब बोलेंगे किसानों के लिए क्या किया। ये किसान सम्मान निधि आज कल 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 10-11 किश्तों में किसानों के खाते में पहुंचाई है और संख्या कितनी है, 10 करोड़ किसान। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी शासन को आपने देखा है। मैं यहाँ के पार्टी की गतिविधि और सरकार की गतिविधि और सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर उतारने में, लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं की योगदान, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। और आपके सामने मैं लाना चाहता हूं कि पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के साधारण आदमी की तकलीफ को समझने का प्रयास किया है और उसको राहत देने का काम किया है और विकास की एक नई छलांग लगाने में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ा है और एक वन ऑफ द लीडिंग रिस्पेक्टेबल स्टेट्स के रूप में आज मध्य प्रदेश खड़ा है, जो मेरे खुशी का जिसका पर मैं खुशी इजहार करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ आया हूँ तो यहाँ के कैबिनेट से भी मिलूँगा, यहाँ के कोर कमेटी के लोगों से भी मिलूँगा, यहाँ के बूथ पर भी जाऊँगा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी बातचीत करूँगा और हमारे जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मैं गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा, उनसे प्रेरणा लूँगा। और आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का दर्शन हो जाता है, तो उसको मैं सहयोग करके जा रहा हूँ। मैंने अपनी बात यही समाप्त की। सर अभी आपने कहा कांग्रेस और कमीशन, नाम मेरे पास है। सर मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी की परिवारवाद को लेकर क्या स्पष्ट गाइडलाइन है? और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के अंदर कई विधायक उनके परिवार के लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा या उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझें।
फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब, ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसाम में भी अब गोगोई पार्टी बन गई है। देखिए समझाने में आप तो हड़बड़ में रहते हो, समझा रहा हूँ मैं, भारत की तस्वीर खींच दूँ ना आपके सामने। एक मिनट, फिर हम सबको समझा रहे हैं आपके माध्यम से। उनको समझाना मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा ही। उससे नीचे आइए आप, तमिलनाडु डीएमके, उसके साथ कर्नाटक में कुमार स्वामी की पार्टी, इधर आइए शिवसेना और नेशनल एनसीपी, कुल मिलाकर झारखंड में जाइए तो आपको शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये परिवारवाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहली बात हमको इसमें समझनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है, और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना, और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। सर, निकाय चुनाव में जो बात की है, हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ, एक मिनट, आपके यहाँ अभी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल उटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ? हाँ बिल्कुल, हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया टिकट। आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, लेकिन पुस्तक से मेरा नाम नहीं लिखा है। आपने बहुत सारे आंकड़े बताए, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान, लेकिन जब हिंदुस्तान के बाहर जाकर कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो जब ये कहते हैं कि देश के अंदर बीजेपी केरोसिन फैला है, तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देश के बाद छवि खराब की जाती है? ऐसा ना, उनके कहने, सबसे पहली बात तो कि वो भारत की धरती पर बोलते नहीं है, इसीलिए मैंने कहा न ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गए हैं, ये भाई बहन की पार्टी बन गई है, और ये लंदन में जाकर के बातचीत करते हैं। तो जब भारत ना सुने तो लंदन में जाके बोलना है, बोलिए। भारत, आप तो देखते ही हैं, हर चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ाई होती है। कांग्रेस की इस बार उत्तर प्रदेश में 297 सीट्स में 287 सीट्स में जमानत जब्त हुई है। यह है भारत की तस्वीर उनकी। अब वो लंदन जाए, बर्मिंघम जाए, कहाँ जाए, नेपाल जाए, जहाँ जाए जाते रहे, उनका कोई रोक थोड़ी ना सकता, प्रजातंत्र है भैया। आपने कश्मीर में धारा 370 हटा के बड़ा काम किया था, लगातार सब कुछ बदल जाएगा, मगर पिछले दिनों लगातार वहाँ जो टारगेट किलिंग हो रही, खासकर कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं की, तो उस पर पार्टी चुप थी, क्या एक्शन है? बिल्कुल चुप नहीं है, एक्शन में है। कोई घटना घटती, देखिए दुश्मन
टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है तो भारत सरकार ने गोली उनकी शांत भी नहीं होती है कि उनको उनकी शरीर शांत कर दिया जाता है। ये ज़ीरो टॉलरेंस है और इसके साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव शेख अब्दुल्ला नहीं करा सके, फरूक अब्दुल्ला नहीं करा सके, हमारे मुफ्ती साहब नहीं करा सके, लेकिन वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव आज जम्मू कश्मीर में शांति से हुए। तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन तो है ही और वो इस तरह की बातचीत करते हैं। अब देखिए, जो लोग माइग्रेट किए थे उनको वापस सर्विस में दिला करके उनको वहाँ बसाने का काम भारत सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, इसीलिए हम भी लड़ाई तो लड़ रहे हैं और लड़ने में ये ठीक है कि ये घटनाएं दुखदाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत सरकार कटिबद्ध है और जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के डेवलपमेंट में पूरी ताकत के साथ आगे ले जा रही है। आप खुद होके आए कश्मीर परिवार के साथ, आप बताओ शांति है? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने शांति देखी? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि दिस इज ए टेम्परेरी फेज, वी विल टेक केयर। अनुराग जी, अनुराग मैं सबके मुझे नाम लिखेंगे। कांग्रेस और कमीशन साथ साथ चल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है ये मोदी सरकार की साजिश है। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, अब मोदी सरकार कोशिश कर रही है। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह कर आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप कागज क्या कहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे पर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। राकेश जी, दीदी आपका नंबर आ रहा है। मेरा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अभी वर्तमान में मंत्री और विधायक हैं और उनके बेटे या उनके परिवार से संगठन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, क्या वो इस चुनाव में टिकट की उम्मीद रखें? और एक छोटा सा इंक्लूड कर रहा हूँ सर कि क्राइटेरिया 75 साल का रहा है बीजेपी, अब कोई नई चर्चा है कि 70 साल जो पूरे कर रहा है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये 24 में 23 में सब जगह लागू होगा उम्र का क्राइटेरिया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें, उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। फिलहाल तो मतलब संगठन को मजबूत करने के लिए काम, संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। रवि जी कश्मीर पे ना मेरा सवाल देखिए वो हो गया, बहुत बढ़िया। मनोज जी, सर मेरा सवाल ये सर, जो पूजा स्थल अधिनियम लगातार जैसे ज्ञानवापी का कुछ चल रहा है, तो इसके बाद क्या बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों की बात करो, क्या आप उसमें बदलाव या उसे करने के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ मैं उसको टच करूँगा, नाम भी नहीं लेना चाहता, ये सारे आंकड़े चले जाएंगे, वही शुरू हो जाएगा, ये सारी मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और उसी पर मैं एक ही बात सिर्फ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान और कोर्ट पर विश्वास करती है।
राजेश सोनी। हाँ आपने इतना लंबा सारा सचिव मुद्दाओं का जिक्र किया, दीदी आपका नमस्ते। ब्रांडिंग की सरकार की, आप संगठन के अध्यक्ष के नाते, मुखिया के नाते, आपको क्या लगता है कि अभी क्या काम रह गया है और क्या काम, कुछ योजनाएं रह गई हैं जो काम होना बाकी है, आपको क्या लगता है संगठन के नाते आप देखते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्कीम्स का मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के साथ साथ एडिशन, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमने आयुष्मान भारत शुरू किया, तो आयुष्मान भारत पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बाद में प्राइवेट में, फिर आगे बढ़ा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए किस ऑपरेशन का दाम बढ़ाना है, कौन से ऑपरेशन को इसमें जोड़ लेना है, कौन से ऑपरेशंस और किए जा सकते हैं जो इसमें डाला जाए, ये इस तरीके से हेल्थ सेक्टर को हम देखने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में हमने कहा कि 30 साल की उम्र में सबका एक बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अब उस हेल्थ चेकअप में 10 बिंदु हैं जिसकी चेकअप होनी है। हो सकता है कि कल को उसमें 12 बिंदु हो जाए। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना तो 9 तरीके के इम्यूनाइजेशन होती थी, हमने उसको 12 कर दिया, आज 14 तरीके की इम्यूनाइजेशन हो रही है। तो एजुकेशन की बात उठा लें, अब शिक्षा के दृष्टि से एक एडिशन आ गया कि हिंदी में शिक्षा होगी, लोकल लैंग्वेज में शिक्षा होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लोकल लैंग्वेज पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनेगा। अब जब इसको हम धरती पर लागू करेंगे तो उसमें फिर ये आएगा, इस भाषा को भी जोड़ो, इस भाषा को भी जोड़ो, तो जोड़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए फार्मर्स का विषय है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप चल रहा है, कोई और भी स्कीम आ सकती है, उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच वी हैव टू डू। कमी नहीं होती है, परफेक्शन की ओर जाने का काम होता है। Mr. Nadda, I'm going to ask you a question on 2 laws. One, I suppose, to be enacted, and the other already enacted. Yesterday, Union Minister Prahlad Patel in Chhattisgarh said that a law is soon going to come on population control. Are you aware of such a law being enacted or being planned to be enacted by the union government? And if so, what are going to be the salient features of it? Number 1. Number 2, you already enacted a law for CAA and NRC. Why else is that not seeing implementation? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये चर्चा चलती रहती है समाज में। हमारे कानून बनने का तरीका क्या है? एक इशू को लेकर के जनता के बीच में जाना, क्राउड सोर्सिंग करनी, चर्चा करने के बाद उसमें बारीकियों को समझना, फिर उस पर कोई ड्राफ्ट बनना, फिर ड्राफ्ट जनता के बीच में जाना, फिर जनता के ड्राफ्ट के कमेंट्स को लेना, फिर उसके कमेंट्स को लेने के बाद लॉ में उसको वेट कराना, फिर कैबिनेट से क्लियर कराना, फिर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाना, फिर स्टैंडिंग कमेटी के करने के बाद पार्लियामेंट में उसको ले जाना। ऑल दिस आर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस देयर आर मेनी पीपल हु कीप सेइंग कि ये भी कानून बनना चाहिए, ये भी कानून बनना चाहिए, ये भी कानून बनना चाहिए। वी कीप लिसनिंग टू इट। जहाँ तक सीए का सवाल है, वो लॉ पास हो चुका है, उसके कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है। दैट विल टेक केयर एंड इट विल बी डन, नंबर 1। नंबर 2, सीएए के बारे में बहुत लोग चिंतित होते हैं। सीएए कॉमन सिटीजन को टच नहीं करता है। ये एक कट ऑफ डेट में जो लोग बांग्लादेश, हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो आए हैं रिलीजियस परसिक्यूशन में, और वो यहाँ बस गए हैं, 20-20 साल से हैं, उनको सिटीजन राइटशिप राइट नहीं है। उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बन सकता है, उनको वो घर नहीं खरीद सकते हैं भोपाल में, वो इंदौर में नहीं बस सकते हैं। इनको बसाने का एक अधिकार देने की बात है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमन सिटीजन। ये जितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज में हम काम कर ही रहे हैं। अंकित 2 सवाल। गौरव जी 1 मिनट, माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन। गौरव जी 1 सेकंड, 1 मिनट सर। गौरव जी का वो वाकई में सुखद दिखाई दे रही है, लेकिन जो भाजपा जिन मुद्दों पर चुनाव में आई थी, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, इन मुद्दों को लेकर के भाजपा में कोई चर्चा नहीं होती। कार्यकर्ता आम जनता के साथ कहीं कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आता। इसका कारण क्या है?
देखिए, मैंने अपना वक्तव्य में आपको बताया कि गरीबी की रेखा 12% घट गई है। ये मैंने गरीबी पर चर्चा की है। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ रेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 8.7% पर खड़ा है, अमेरिका का 4.4 पर खड़ा है, यूरोप का 3.7 पर खड़ा है। ग्रोथ रेट आफ्टर पेंडेमिक इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन 8.7% के ग्रोथ रेट पर इंडिया खड़ा है। इन्फ्लेशन 4% से नीचे ही हम लोगों ने रखा हुआ है। अति गरीबी रेखा को हम लोगों ने 1% से नीचे लेकर के आ गए, 0.8% पर लेकर के आ गए, और 2 साल से उसको रखा है उसी लेवल पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे करके गरीबी की रेखा को नीचे रखने में और नीचे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। ये जो 2-2 हज़ार रुपए की 6 किस्तें और 10 किस्तें और 11 किस्तों तक किसान को पहुंचाया है, इसने किसान के सब्सिस्टेंस लेवल को बहुत ताकत दी है। तो हम तो चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई और बाकी लोग हल्ला करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। कौन सी सरकार है यूपीए की जिसने 8 रुपए डीजल और पेट्रोल पर घटाया हो? एक बार नहीं, 2-2 बार घटाया हो। अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, अगर मोदी जी संवेदनशील नहीं है, अगर भारत सरकार संवेदनशील नहीं है, आप बताइए एनी गवर्नमेंट हैज डन इट? नो। और एनी कांग्रेस गवर्नमेंट हैज डन इट? नो। शिवराज सिंह की सरकार ने किया, हम लोगों ने किया, और हम उसको बढ़ा रहे हैं आगे। तो ये सारी चीजों को नीचे रखने का काम हम लोगों ने किया है, और उसको हम बखूबी करने के लिए आगे आतुर भी हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या इसको ये माना जाए कि 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा की जोड़ी ही कराएगी? ऐसा ना, हमारे यहाँ एवरीथिंग गोज इन दैट वेरी डायरेक्शन। तो हम ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा? उसके कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है। दैट विल टेक केयर एंड इट विल बी डन, नंबर 1। नंबर 2, CAA के बारे में बहुत लोग चिंतित होते हैं। CAA कॉमन सिटीजन को टच नहीं करता है। ये एक कट ऑफ डेट में जो लोग बांग्लादेश, हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो आए हैं रिलीजियस परसिक्यूशन में, और वो यहाँ बस गए हैं, 20-20 साल से हैं, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं है। उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बन सकता है, उनको वो घर नहीं खरीद सकते हैं भोपाल में, वो इंदौर में नहीं बस सकते हैं। इनको बसाने का एक अधिकार देने की बात है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमन सिटीजन। ये जितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज में हम काम कर ही रहे हैं। अंकित 2 सवाल है। गौरव जी 1 मिनट, माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन। गौरव जी 1 सेकंड, 1 मिनट सर। गौरव जी का आपने रखी है, वो वाकई में सुखद दिखाई दे रही है, लेकिन जो भाजपा जिन मुद्दों पर चुनाव में आई थी, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, इन मुद्दों को लेकर के भाजपा में कोई चर्चा नहीं होती। कार्यकर्ता आम जनता के साथ कहीं कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आता। इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने अपना वक्तव्य में आपको बताया कि गरीबी की रेखा 12% घट गई है। ये मैंने गरीबी पर चर्चा की है। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ रेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 8.7% पर खड़ा है, अमेरिका का 4.4 पर खड़ा है, यूरोप का 3.7 पर खड़ा है। ग्रोथ रेट आफ्टर पेंडेमिक इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन 8.7% के ग्रोथ रेट पर इंडिया खड़ा है। इन्फ्लेशन 4% से नीचे ही हम लोगों ने रखा हुआ है। अति गरीबी रेखा को हम लोगों ने 1% से नीचे लेकर के आ गए, 0.8% पर लेकर के आ गए, और 2 साल से उसको रखा है उसी लेवल पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे करके गरीबी की रेखा को नीचे रखने में और नीचे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। ये जो 2-2 हज़ार रुपए की 6 किस्तें और 10 किस्तें और 11 किस्तों तक किसान को पहुंचाया है, इसने किसान के सब्सिस्टेंस लेवल को बहुत ताकत दी है। तो हम तो चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई और बाकी लोग हल्ला करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। कौन सी सरकार है यूपीए की जिसने 8 रुपए डीजल और पेट्रोल पर घटाया हो? एक बार नहीं, 2-2 बार घटाया हो। अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, अगर मोदी जी संवेदनशील नहीं है,
अगर भारत सरकार संवेदनशील नहीं है, आप बताइए एनी गवर्नमेंट हैज डन इट? नो। और एनी कांग्रेस गवर्नमेंट हैज डन इट? नो। शिवराज सिंह की सरकार ने किया, हम लोगों ने किया और हम उसको बढ़ा रहे हैं आगे। तो ये सारी चीज़ों को नीचे रखने का काम हम लोगों ने किया है और उसको हम बखूबी करने के लिए आगे आतुर भी हैं। लास्ट क्वेश्चन अनुराग जी नड्डा जी, आपने मध्य प्रदेश अगर सरकार की संगठन काफी तारीफ करी मध्य प्रदेश में, तो क्या इसको ये माना जाए कि 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा की जोड़ी ही कराई? ऐसा ना, हमारे यहाँ एवरीथिंग गोज इन दैट वेरी डायरेक्शन। तो हम ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा? बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है, ये हम कह सकते हैं। अंतिम सवाल अनुराग जी, मैं माफी चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी का समय बहुत कम मिला है हमको, कुछ संख्या में बहुत सारी बात सुनिए ना, मैं आपसे सबको क्षमा प्रार्थी हूँ। अनुराग जी का सवाल। सर, आपने अभी कहा हम इस नगर पे आपको चुन भी रहे थे कि जनसंघ दिया 4 पीढ़ियां जब कटती है तब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी में कई सारे लोग इंपोर्ट हो रहे हैं दूसरे विचारधारा के, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता आपकी बात को? क्या पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही सत्ता के लिए? नहीं, देखिए सुनिए, पार्टी ने ग्रो करने के साथ साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी ध्यान रखना है और साथ में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना है। इसलिए हमको जहां पर अच्छे लोग दिख सकते हैं और जो आने को आतुर होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। आफ्टर हमने कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थोड़ा रिप्रेजेंट करनी है, सबको रिप्रेजेंट करना है।